आज ये नॉक्टुआ का क्रोमैक्स ब्लैक वर्जन में D15 CPU कूलर आया है, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये दुनिया का सबसे पावरफुल CPU कूलर है, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ठंडा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मानी जाती है और ये ऑलरेडी अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आपको नॉक्टुआ के बारे में नहीं पता तो ये बेस्ट CPU कूलर्स बनाते हैं दुनिया में, और इंडिया में इस CPU कूलर का अवेलेबल हो पाना भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है हिंदी में ये पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे इस CPU कूलर पे। इस पूरी वीडियो में आपको इसकी अनबॉक्सिंग, डिटेल्ड रिव्यू और इंस्टॉलेशन मिलेगा। इस CPU कूलर के साथ ही साथ हम ये वाले फैंस भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरा जो कैबिनेट है उसमें डुअल ये 140 mm के फैंस तो नहीं लग पाएंगे, जैसे कि इस पर वो डुअल 140 mm फैंस हैं, तो हम ये वाले लगा लेंगे। सबसे पहले तो इसके साथ आपको इसकी इंस्टॉलेशन हार्डवेयर मिल जाती है। टॉप पे इन्होंने ये रखी है, काफ़ी नीटली लेवल कर रखा है सब कुछ इन्होंने, तो आपको इजी पड़ना चाहिए इंस्टॉल करने में से। और ये रहा बाकी सामान। ये इसका फैन है, इसको करते हैं बाद में अनबॉक्स। और ये खुद CPU कूलर। पैकिंग बहुत अच्छी करी है, सब कुछ बॉक्सेस में अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपको एक प्रीमियम फील लाएगी इसको अनबॉक्स करने में। पैकिंग का आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बना रखा है, ताकि बिल्कुल इसके फिट हो जाए खांचे में इस तरीके से। इसके बेस के अलावा इस CPU कूलर पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि ब्लैक ना हो, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है। ये बहुत एफर्ट करके इन्होंने पूरा एक एक पार्ट ब्लैक करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये फिन्स भी ब्लैक है, ये कॉपर पाइप्स भी ब्लैक हैं, एक एक स्क्रू भी ब्लैक है, फ़ैन की जो क्लिप्स हैं वो भी ब्लैक कोटिंग में इन्होंने कर रखी है। इसके साथ इन्होंने अपने प्रीमियम क्वालिटी के फ़ैन्स दिए हैं। ये मॉडल आप देख सकते हैं, PWM तो होना ही होना है। नॉइस रिडक्शन के लिए आप ये देख सकते हैं फैंस पे इन्होंने रबर ग्रोमेट्स लगाई हुई है। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के फ़ैन देखे हैं, थोड़े से और स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इसकी नॉइस लेवल है, जो इसका एयर फ्लो है, कोई भी कंपनी बीट नहीं करवाई है अब तक। ये बेस्ट क्वालिटी के फैंस हैं इनके। 4 पिन का इसमें कनेक्टर मिलता है आपको, प्रॉपरली हीट श्रिंक कर रखी है और ब्रेडिंग कर रखी है। इस पर ब्रेडिंग भी ये अलग तरीके की। अब देखते हैं इसके इंस्टॉलेशन हार्डवेयर में हमें क्या क्या मिलता है। बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज मिलेगा आपको ये बॉक्स। आपको 3 इसकी मैनुअल्स मिल जाएगी अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से। ये AMD के लिए होने चाहिए स्पेसर्स, ये स्क्रूज, ये माउंटिंग ब्रैकेट्स, ये इंटेल के लिए माउंटिंग ब्रैकेट्स है, और इंटेल प्रोसेसर्स के लिए आपको बैकिंग प्लेट भी मिलती है इसके साथ। और इंटेल के लिए स्पेसर्स दिए गए ब्लैक कलर में। बाकी कॉमन पार्ट्स हैं दोनों के, तो इसे भी अनबॉक्स करते हैं। सेकंड फ़ैन को इंस्टॉल करने के लिए ये क्लिप्स मिलती हैं आपको, एक केस बैच मिलता है। इनके हिसाब के मदरबोर्ड पे एक ही कनेक्टर है और आप 2 फैंस कनेक्ट करेंगे तो फिर ये बहुत काम आएगा। ये केबल है, इसके लिए स्प्लिटर है। ये लो नॉइस अडेप्टर है, तो ये इनके हिसाब फैंस के RPM कम करना चाहते हैं, नॉइस लेवल घटाने के लिए। नॉक्टुआ की थर्मल ग्रीस NT-H1, और ये स्क्रू ड्राइवर इनका, इसको कसने के लिए। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का सामान दिया इन्होंने, जो भी दिया इसके साथ। अब चलते हैं अपने सिस्टम में इन सब सामान को इंस्टॉल करते हैं। और आप ये देख सकते हैं 3 अलग अलग तरह के इन्होंने मैनुअल्स दिए हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके हिसाब के लिए हेल्प हो लेने से पहले। मेरा जो प्रोसेसर है AMD का है, तो इसलिए मैं AMD के हिसाब से आपको इस वीडियो में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। पहले तो केस के थंब स्क्रूज खोल लेते हैं और इसका ग्लास पैनल सावधानी से हटा लेते हैं। आर्कटिक के जो बायोनिक्स फैंस हैं, इनको पहले मैंने चेक करने के लिए हीट सिंक पे इंस्टॉल करा था, लेकिन अब हमें नई हीट सिंक लगानी है तो इनको निकाल लेंगे। फ़ैन का कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों फैंस को निकाल लेंगे।
राइट साइड के जो कवर है इसके थंब स्क्रूज खोल के ये पैनल का कवर भी निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें पीसी को लिटाना पड़ेगा। पीसी को खड़े रख के भी आप हीट सिंक वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन लिटाने से सेफ हो जाता है। क्योंकि ये एक AMD प्रोसेसर है, तो अगर आपने हीट सिंक को डायरेक्टली सीधा खींचा, हो सकता है प्रोसेसर भी हीट सिंक के साथ निकल के आ जाए। ऐसा ना हो उसके लिए हम इसे इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से मूव करके निकालेंगे। कंप्यूटर को थोड़ी देर चला के वार्म अप करना भी अच्छा रहता है, उससे थर्मल पेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस आसानी से हो जाएगी। नई हीट सिंक इंस्टॉल करने से पहले जो पुराना थर्मल पेस्ट है उसको हटा लेना है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की मदद से। डीप कूल का जो CPU कूलर लगा हुआ था उसकी बैकिंग प्लेट निकालने के लिए इसके जो स्पेसर्स हैं इनको इस तरीके से खोल के फिर निकाल लेंगे। अब तैयार करते हैं नॉक्टुआ के CPU कूलर को। अब ये सबसे बड़ी बोनस टिप है, CPU कूलर को फाइनली इंस्टॉल करने से पहले इसका साइज़ ज़रूर चेक कर लें कि आपके कैबिनेट में ठीक से फिट हो रहा है कि नहीं। इस कूलर को ऑर्डर करने से पहले मैंने पहले ही कैलकुलेशंस कर रखी थी और मुझे पता था मेरी रैम काफ़ी ज़्यादा हाइट की है, तो जो इसका 140 mm का फ़ैन है जो कि रैम के ऊपर लगता है वो तो डेफिनेटली नहीं लगेगा मेरे वर्क स्टेशन कैबिनेट में। लेकिन 140 mm का सिंगल फ़ैन अगर हम बीच में लगा के इंस्टॉल करते हैं तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये लग जाना चाहिए इस कैबिनेट में। ये कूलर इसमें फ़िट हो गया और कैबिनेट को हिला के भी मैंने चेक कर लिया, ग्लास से बिल्कुल टच नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर वापस इसके इंस्टॉलेशन पे फोकस करते हैं। 140 mm का फ़ैन ना तो इसके आगे लगेगा क्योंकि रैम की हाइट ज़्यादा है और ना ही ये बैक साइड पे लगेगा, तो इसलिए इसको मुझे एज इट इज़ उठा के रखना पड़ेगा। और इसकी जगह आर्कटिक के जो बायोनिक्स हाई परफॉर्मेंस फैंस है 120 mm साइज़ में वो लगाएंगे हम। असूस के इस मदरबोर्ड के साथ जो स्टॉक कूलर की बैक प्लेट लग के आई थी उसी के ज़रिए हमें इस नॉक्टुआ के CPU कूलर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि AMD प्रोसेसर्स के लिए नॉक्टुआ ने कोई अलग बैक प्लेट नहीं दी है। आपके पास जो भी मदरबोर्ड है उसका जो स्टॉक कूलर की बैक प्लेट है उसको संभाल के रखना। अगर आपने उसको हटा दिया या खो गई है तो फिर आपको बहुत मुश्किल आएगी वो अवेलेबल करवाने में इसको। AMD के AM4 सॉकेट के लिए ग्रे कलर के स्पेसर्स यूज़ करने हैं हमें। असूस के इस मदरबोर्ड में स्टॉक कूलर की जो बैक प्लेट दी गई है मेटल की है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट है ताकि मदरबोर्ड से इंसुलेशन रहे। माउंटिंग ब्रैकेट्स लगाते वक्त बैक प्लेट को सही जगह पे रोके रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो उसके लिए यही है कि पहले कुछ स्क्रूज से उसको अपनी जगह पे रोक ले और फिर उसके बाद बाकी जगह स्पेसर्स लगा के फिर स्क्रूज कस दे और फिर फाइनली इसके जो ब्रैकेट्स हैं उनको लगा के फिर स्क्रूज कसें। इस मेथड में स्क्रूज को बार बार खोलना पड़ेगा, तो ज़्यादा ओवर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए कि ये अपनी जगह रुक जाए। माउंटिंग ब्रैकेट्स की जो पोजीशन है ये ध्यान से देख लें, इस तरीके से लगेगा AM4 सॉकेट्स पे। बाकी अपने प्रोसेसर के हिसाब से आपको ये मॉडिफाई करके लगाना पड़ सकता है, अलग माउंटिंग ब्रैकेट्स लगाने पड़ सकते हैं या फिर बैक प्लेट चेंज करके लगानी पड़ सकती है। ये इंश्योर कर ले कि बैक प्लेट अपनी सही जगह पे एकदम सेंटर में करके आपको लगानी है और फिर उसके बाद स्क्रूज को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है इक्वली। इन स्क्रूज को कितना टाइट करना है अब ये एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है और ये चीज़ बताई नहीं जा सकती, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम को करने का। अब नॉक्टुआ के कूलर के साथ ये इंक्लूडेड थर्मल ग्रीस लगाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोसेसर को एक बार और अल्कोहल की मदद से साफ़ कर लेंगे ताकि पुरानी थर्मल ग्रीस ना लगी रहे और कोई ऑयल या फिंगरप्रिंट्स उस पर ना हो। राइजन जैसे बड़े सरफेस एरिया वाले प्रोसेसर्स के लिए नॉक्टुआ रेकमेंड करता है कि आप इस तरह का 9 डॉट पैटर्न लगाएं। सेंट्रल डॉट सबसे बड़ी होगी और साइड की जो डॉट्स हैं थोड़ी सी छोटी होंगी, या फिर इस तरह की एक्स शेप में भी आप लगा सकते हैं, दोनों अच्छा काम करती हैं। बाकी CPU कूलर्स के मुकाबले इस पर काफ़ी कम थर्मल ग्रीस लगानी पड़ती है क्योंकि इसका बेस कॉपर का है जिसके ऊपर निकल प्लेटिंग है और स्लाइटली कॉन्वेक्स शेप में है। इसके कारण ये प्रोसेसर पे बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट बना लेता है। अब सेंट्रल फैन निकाल के हीट सिंक को प्रोसेसर पर लगाने की तैयारी करते हैं। प्रोसेसर पे हीट सिंक रखते हुए बिल्कुल सीधा रखना है आपको ताकि हीट सिंक प्रोसेसर पे बिल्कुल सेंटर में टिके और थर्मल ग्रीस इक्वली स्प्रेड हो प्रोसेसर के चारों तरफ। जब आप इस हीट सिंक को सही जगह पे रखेंगे जो इसके स्क्रूज है बोल्ट्स की सीध में आएंगे और अब इसके स्क्रूज को भी टाइट कर लेते हैं। इनको भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, यानी कि दोनों को बराबर बराबर टाइट करना है क्योंकि स्प्रिंग लोडेड स्क्रूज हैं, तो इक्वल प्रेशर डालें हीट सिंक पे ताकि थर्मल ग्रीस इक्वली स्प्रेड हो। वैसे तो हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इन स्क्रूज को कस सकते हैं, लेकिन इनका जो एल शेप का ये स्क्रू ड्राइवर दिया गया है ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। इससे हीट सिंक पे स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि ये ब्लैक हीट सिंक है तो इस पर बहुत ही ध्यान से हमें लगाना पड़ता है ताकि कोई स्क्रैचेस ना आए और ना ही इस पर फिंगरप्रिंट्स पड़े, नहीं तो बाद में देखने में बुरे लगते हैं। अब नॉक्टुआ का 140 mm का जो फ़ैन दिया गया है इसको सेंटर में माउंट कर लेंगे। मैंने इस फ़ैन को इस तरीके से माउंट करा है कि इसकी जो हाइट है हीट पाइप्स के ऊपर ना निकले और ये सिमेट्री में लगे, और वैसे भी केस के अंदर जो मेरा क्लियरेंस है थोड़ा सा कम है तो ये इस चीज़ में अच्छा रहेगा।
जब आप इस 140 mm के फ़ैन को हीट पाइप्स के लेवल में माउंट करेंगे, बेस प्लेट और इस फ़ैन के बीच में आपको ऑलमोस्ट 5 mm का क्लियरेंस मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। बस बेस प्लेट और फ़ैन आपस में टच नहीं करने चाहिए, इतना ही क्लियरेंस आपको रखना है। आर्कटिक के बायोनिक्स फैंस हम इसमें लगाएंगे और इस तरीके से इसकी ब्लैक कलर्ड क्लिप्स फ़ैन में लगा लेंगे। नॉक्टुआ की हीट सिंक का जो साइज़ है काफ़ी परफेक्ट लगा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली इससे बड़ा CPU कूलर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर आप क्लियरेंस देखें इस CPU कूलर और बाकी PC कंपोनेंट्स के बीच में, तो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पे है। इस CPU कूलर को आप मदरबोर्ड अपने कैबिनेट के अंदर लगे हुए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। CPU के जो पावर केबल का EPS कनेक्टर होता है उसको लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगी। एटलीस्ट ये ANT स्पोर्ट्स का जो कैबिनेट है इसमें तो मुझे नहीं हुई। आर्कटिक के बायोनिक्स फैंस में इस तरीके का फ़ैन शेयरिंग के लिए कनेक्टर दिया गया है, तो एक फ़ैन दूसरे फ़ैन में प्लग इन हो जाएगा, ताकि मदरबोर्ड पे अगर एक ही फ़ैन कनेक्टर है तो दोनों फैंस एक ही कनेक्टर से पावर शेयर कर लें। पर्सनली मैंने लो नॉइस अडेप्टर्स नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में इन्हें लगाएं तो इस बात का ध्यान रखना कि एक लो नॉइस अडेप्टर से एक ही फ़ैन चलाना, यानी कि हर फ़ैन के लिए अपना अलग अडेप्टर होगा, दो फैंस को एक अडेप्टर पे नहीं लगाना है। कैमरे की वजह से थोड़ी सी जगह गिर रही थी, इसलिए मैं फ़ैन कनेक्टर्स को ऑन कैमरा इंस्टॉल नहीं कर पाया, लेकिन अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। इस CPU कूलर में ट्रिपल फैंस मैंने लगाए और ये देखने में ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और परफॉर्मेंस तो अच्छी देगा ही देगा, वो भी अभी आगे देख लेते हैं। ग्लास पैनल वापस लगा के अब इसके बायोस में चलते हैं, ताकि हम मदरबोर्ड में फ़ैन के मिनिमम और मैक्सिमम RPM के हिसाब से कैलिब्रेशन कर पाएँ। QFan कंट्रोल पे जाके फैंस ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। नॉक्टुआ का 140 mm का जो फ़ैन है उसको एक कनेक्टर पे मैंने लगाया है, और आर्कटिक के जो बायोनिक्स फैंस हैं उनको दोनों को आपस में फ़ैन शेयरिंग के थ्रू डेजी चेन अरेंजमेंट में अटैच करके मदरबोर्ड के CPU फ़ैन के सेकंड कनेक्टर में लगाया। जो भी वैल्यूज़ बायोस जनरेट करे उसको सेव कर लीजिए, और फिर फ़ैन का कर्व भी आप देख सकते हैं, काफ़ी परफेक्टली ये कैलिब्रेट हो चुके हैं। अब फैंस को इस तरीके से सेट करा है मैंने बायोस में कि जैसे कि इनटेक फैंस मदरबोर्ड के टेम्परेचर के हिसाब से चलेंगे, और जो टॉप के और बैक साइड के एग्जॉस्ट फैंस हैं वो CPU टेम्परेचर के हिसाब से चलेंगे। अब वक्त है इसकी परफॉर्मेंस चेक करने का। तो CPU पे 100% लोड डालने के लिए हैवी लोड नाम की सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। CPU की पावर कंजम्पशन और टेम्परेचर देखने के लिए Ryzen मास्टर काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर है, और साथ ही साथ कोर टेम्प भी लगा रखी है मैंने। इसके मोड पे गौर करिए, ये प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव मोड पे इस वक्त चल रहा है, और जो स्टॉक कूलर आता है AMD प्रोसेसर के साथ उस पर इसका टेम्परेचर 95 तक बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। डीप कूल GameX Pro वर्जन 2 की बात करें तो उस पर भी 90 डिग्रीज तक बहुत ईजिली पहुंच जाते थे। नॉक्टुआ के D15 कूलर की वजह से CPU की पावर कंजम्पशन भी घटी है, और मेरे रूम टेम्परेचर को आप देख सकते हैं काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 29 डिग्रीज़ है, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है। उसके बावजूद ये CPU कूलर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी देर चलने के बाद भी मैक्सिमम टेम्परेचर जो प्रोसेसर का आ रहा है वो है 72 डिग्रीज़, और एक काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट है पास्ट कूलर्स जो मैंने यूज़ करे उनके मुकाबले। और प्रोसेसर ठंडा होने के कारण भी पावर कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिससे कि इसकी लाइफ बढ़ती है। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड्स भी अगर आप देखें तो 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक बहुत ईजिली पहुंच रही है। और पहले प्रिसीजन बूस्ट का जो मोड है इसको ऑन करने के बाद भी मुझे 4 गीगाहर्ट्ज़ के पार कोई भी खास क्लॉक स्पीड्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखती थी। टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा पहुंच ही जाता था, और पावर कंजम्पशन भी 160 वाट्स के आसपास पहुंच जाती थी। हमारी टेस्टिंग में CPU कूलर खरा उतरा है। अब इसके बाद इसका बैज ऑफ ऑनर भी लगा देते हैं इस कैबिनेट पे। जहाँ भी आपको केस बैच लगाना है उस सरफेस को आइसोप्रोपिल अल्कोहल की मदद से थोड़ा सा साफ़ कर लें, ताकि कोई भी ऑयल और ग्रीस ना रहे, और स्टिकर अच्छे से चिपक जाए अपनी जगह। उम्मीद है ये अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि इस पर 3M की एडहेसिव यूज़ करी गई है। नॉक्टुआ ने अपने CPU कूलर की तरह ही इस केस बैच को भी काफ़ी सॉलिड बनाया बिल्ड क्वालिटी में। ये सॉलिड मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है, और इनका जो उल्लू का लोगो है उसको हाईलाइट करता है काफ़ी। अब तक काफ़ी CPU कूलर्स मैंने यूज़ करें, और मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि नॉक्टुआ सबसे सुपीरियर है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और अगर हम बात करें लिक्विड कूलिंग की, लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी जो AIOs आ रहे हैं वो लीक करते हैं, और कभी ना कभी आपको ज़रूर किसी न किसी से सुनने को मिल जाएगा कि उनका AIO लीक कर गया और उनका PC ख़राब हो गया। इस रिलायबिलिटी फैक्टर की वजह से मैं लिक्विड कूलिंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, क्योंकि एयर कूलर ख़राब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि इसका फ़ैन घूमेगा नहीं, जिसके कारण अगर कंप्यूटर ओवरहीट करता है या तो स्टार्ट नहीं होगा या फिर शट डाउन हो जाएगा, कम से कम शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा।
और बल्कि मार्केट में आधे से ज़्यादा जो AIOs आ रहे हैं इन्फीरियर क्वालिटी के, तो ये नॉक्टुआ का D15 एयर कूलर होने के बावजूद उनसे बेहतर टेम्परेचर परफॉर्मेंस और नॉइस लेवल्स भी ये देता है। अब अगर बात करें इस CPU कूलर के वेट की, तो 1 किलो के आसपास इसका खुद का वज़न है, और इस पर अगर आप और फैंस ऐड कर देते हैं तो थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा। मैक्सिमम 1.5 किलो के आसपास का वेट रहना चाहिए ट्रिपल फैन सेटअप में। ज़्यादातर क्वालिटी मदरबोर्ड्स एटलीस्ट इतने वेट को सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस हाँ, जो भी आपका कंप्यूटर है उसको थोड़ा सा आप शॉक से बचाओ, ज़्यादा झटके से खैर रखना और सरकाना नहीं चाहिए। और अगर आप ट्रांसपोर्ट करें, कोशिश करें कि ये जो CPU कूलर है इसको खोल के अलग से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। वैसे भी नॉक्टुआ यही रेकमेंड करता है। अब अलग बात है, रियल लाइफ में खोल के वापस लगाना थोड़ा सा टफ़ तो पड़ता है, और शायद मैं भी ऐसा पता नहीं कितना कर पाऊँ। अब अगर क्लियरेंस की बात करें मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स में, तो Asus के X570 टफ गेमिंग मदरबोर्ड में तो मुझे बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं है। सारे कंपोनेंट्स के बीच में ये बहुत अच्छे से फिट हुआ है, और CPU कूलर के चारों तरफ काफ़ी अच्छा क्लियरेंस मिल जाता है। हीट सिंक की हाइट भी 160 mm है, जिसके कारण ये ANT स्पोर्ट्स का जो मेरा कैबिनेट है इसमें बहुत इजीली फिट हो गया। ग्लास और हीट सिंक के बीच में 4 mm का क्लियरेंस है, तो डर की कोई भी बात नहीं है इसको इसमें इंस्टॉल करने के लिए। अब वो अलग बात है कि ANT स्पोर्ट्स वालों ने 155 mm तक के ही CPU कूलर्स के लिए सपोर्ट बताया है इसके स्पेसिफिकेशंस में, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन होता है। कई बार कैबिनेट्स थोड़े बहुत ओवर या अंडर साइज होते हैं, तो इस मार्जिन को हम ध्यान में रख के CPU कूलर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इस CPU कूलर के रियल लाइफ के नॉइस लेवल्स का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि आइडल पे और 100% CPU यूसेज के बीच में कितना नॉइस लेवल का डिफरेंस आता है। नॉक्टुआ D15 एक डुअल टावर डुअल फैन CPU कूलर है, जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और 6 कॉपर पाइप्स इसके हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। अब अलग बात है, जो डीपकूल का Assassin 3 CPU कूलर आता है उसमें आपको 7 कॉपर पाइप्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन देखें नॉक्टुआ का और डीपकूल का, तो नॉइस लेवल्स में डेफिनेटली नॉक्टुआ ही बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आप रॉ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डीपकूल का जो Assassin है 1-2 डिग्री से ज़्यादा ठंडा होगा इसके मुकाबले, लेकिन उसका फॉर्म फैक्टर भी थोड़ा सा बल्कि है इसके मुकाबले, 5 mm उसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के मामले में नॉक्टुआ D15 का कंपैरिजन है ही नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर कोई बेस्ट एयर कूलर आता है तो वो है नॉक्टुआ D15। इसके अलावा मुझे कुछ और ऑप्शन फ़िलहाल नहीं दिखता। नॉक्टुआ के CPU कूलर की क्वालिटी तो बेस्ट है ही है, और साथ ही साथ इनकी जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। इस CPU कूलर में थर्ड फैन के लिए फ़ैन क्लिप्स नहीं दी थी कंपनी ने, तो डीपकूल का जो CPU कूलर था उसकी जो फ़ैन क्लिप्स थी मैंने टेम्परेरीली इसमें लगा के फ़ैन इंस्टॉल करा था, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था और उतने अच्छे तरीके से फ़ैन को होल्ड नहीं कर रहा था CPU कूलर पे। तो नॉक्टुआ को मैंने ईमेल लिखा और 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने ऑस्ट्रिया से ये मेरे घर तक पैकेज दे दिया। इसके अंदर फ़ैन क्लिप्स है, तो करते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग। DHL कोरियर के थ्रू आया है ये, खोलने के लिए ये यहाँ पर और ये रही फ़ैन क्लिप्स। थर्ड फ़ैन क्लिप्स आप इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं।
और आप इस चीज़ की कॉस्ट समझते हैं, ये ऑस्ट्रिया से डायरेक्टली इंडिया में आया है, इसकी काफ़ी अच्छी खासी कॉस्ट पड़ती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी सर्विस है। एक कस्टमर के लिए ये फ़ैन क्लिप्स उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। मैंने आज तक किसी भी कंपनी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखा। तो यही चीज़ है जो नॉक्टुआ का स्पेशल बनाती है। प्रोडक्ट तो है ही गज़ब का, लेकिन जो सर्विस है बहुत अच्छी है। और इनके इस फीचर में नए CPUs आते हैं, तो इनका जो होता है ना, नीचे का बेस होता है, जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके बदलते हैं। तो आप इसी तरीके से नॉक्टुआ को ईमेल लिख सकते हैं और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नए ब्रैकेट्स या स्क्रूज प्रोवाइड करवा देंगे। फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से ये बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे। और जब नॉक्टुआ ये हैंडओवर करेगा पैकेज, उसके बाद DHL वाले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करवाएंगे। जिस नाम से पैकेज आ रहा है उसी नाम का डॉक्यूमेंट आपको KYC पर्पसेस के लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, कुछ भी आपको इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा ऑनलाइन DHL की वेबसाइट पे, तभी ये पैकेज वहाँ से चलेगा और उसके बाद आके यहाँ इंडिया में कस्टम्स पे अटकेगा। लेकिन जो इंडियन कस्टम्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आने देगा। इसमें तो कुछ खास ऐसा नहीं था, तो इसलिए कस्टम्स ने इसको नहीं रोका। इन केस अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ऐसा होता है ना कि साइजेबल अमाउंट होती है, तो आपको उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कंसिडरेशन फीस देनी पड़ेगी, तभी जाके इस चीज़ को आपके घर तक आने देंगे। तो करते हैं इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल। इस CPU कूलर के साथ कोशिश करें कि नॉक्टुआ की जेन्युइन ब्लैक फ़ैन क्लिप्स आप यूज़ करें। इससे CPU कूलर की जो ब्लैक फिनिश है डैमेज नहीं होगी और फ़ैन क्लिप्स अच्छे से फ़ैन को CPU कूलर पे होल्ड करेगी। कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ करके ही इस तरह का आपको काम करना है और अच्छे से नीचे झांक के देख लें कि फ़ैन क्लिप्स ठीक से इंस्टॉल हो गई है कि नहीं। अब असली मायनों में जो क्रोमैक्स ब्लैक फिनिश है इस CPU कूलर की, वो निखर के आ रही है और एक एक कंपोनेंट अब इस पर ब्लैक है। आर्कटिक के बायोनिक्स फैंस का जो रेड कलर है और ये ओवरऑल जो ब्लैक लुक है बहुत ही अच्छे से आपस में मैच कर रहे हैं और इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बात करें इसकी कीमत की, तो क्रोमैक्स ब्लैक जो वर्जन है आपको 9 से 10 हज़ार के बीच में मिल जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कलर इसका लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाना चाहिए, 1500 रुपये उस पर लेस मिल जाएगा। पर्सनली मैंने CPU कूलर अमेज़ॉन से परचेज़ करा था, क्योंकि मार्केट में इस रेंज का एयर कूलर ईजिली अवेलेबल कहीं भी नहीं है। इस CPU कूलर के करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।